नमस्कार। भारत के कोहिनूर प्रसिद्ध व्यवसायी रतन टाटा का कल देर रात निधन हो गया। इसलिए सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और कुछ किस्से और कहानियां उनसे जुड़े मैंने सोचा कि आपको बताई जाए। और देश के जो नौजवान हैं, छात्र हैं, आमतौर पर मेरी कोशिश होती है कि अगर सियासी घटनाक्रम पर मेरा वीडियो न रहे तो कम से कम ऐसी शख्सियतों के बारे में और जिन्होंने सफलता के ऐसे पायदान हासिल किए जो सिर्फ देश में नहीं दुनिया में एक आइकॉन की तरह है, तो उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे पहलुओं को और जिससे आप भी एक सीख ले सकते हैं आपके सामने रखा जाए। वैसे तो रतन टाटा के निधन के बाद देश की तमाम बड़ी हस्तियों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, लेकिन सही मायने में रतन टाटा, देखिए कई बार नाम का भी बड़ा असर होता है। वास्तव में रतन टाटा देश के एक रतन थे, कोहिनूर थे। पूरी दुनिया में 100 देशों में उन्होंने कारोबार फैलाया और टाटा ग्रुप का विस्तार रतन टाटा के ज़माने में जितना हुआ वो सब आप जानते ही हैं। हिंदुस्तान का एक घर ऐसा नहीं है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, जिसके घर टाटा का प्रोडक्ट न पहुंचता हो। टाटा ने एक बार अपना एक विज्ञापन निकाला था, उसकी टैगलाइन थी, टाटा सिर्फ नाम ही काफ़ी है। तो इतनी विश्वसनीयता उस ब्रांड में और इतना अभिजात्यपन मैं कहूँगा जो ब्रांड टाटा में था वो कोई दूसरा ब्रांड हासिल नहीं कर पाया। ज्वेलरी की बात हो तो तनिष्क, होटल की बात हो तो ताज, गाड़ियों की बात हो तो जैगुआर, बस ट्रक की बात हो तो टाटा, तो आप कहीं भी देखिए, नमक की बात हो तो टाटा। तो कुल मिला के रतन टाटा ने टाटा की जो ब्रांड है उस वैल्यू को बहुत ऊपर किया। अब जरा मैं उनके जीवन से जुड़े कुछ मशहूर किस्से जो उनसे जुड़े लोगों ने अलग अलग किताबों में लिखे हैं, मैंने सोचा कि कुछ 5 किस्से और अगले 5-7-10 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए और एक शख्सियत कितनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कितना सादगी, कितनी सहजता, कितनी सरलता होती है, ये भी आप रतन टाटा से सीख सकते हैं। मैं आपको बताऊं, रोल्स रॉयस कार से रतन टाटा, क्योंकि वो देश के सबसे बड़े बिजनेस फैमिली में पैदा ही हुए थे, तो उनके लिए पैसा, गाड़ी घोड़ा का कोई मतलब तो था नहीं। लेकिन जब वो स्कूल जाते थे तो रतन टाटा उस वक्त रोल्स रॉयस से जाते थे। और जब वो देश के सबसे बड़े उद्योगपति, दुनिया में 100 देशों में कारोबार, अभी जब उनका निधन हुआ है उसके पहले वो समुद्र की तरफ उनका घर था साउथ मुंबई में, और बहुत ही सादगी पसंद तरीके से वो रहते थे। और उनके घर में उनके कुत्तों और किताबों के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। एक उनके मित्र बताते हैं कि जब आप रतन टाटा के घर जाइए तो बिल्कुल आम आदमी की तरह आप कॉल बेल दबाएंगे तो कोई ऐसा नहीं कि ठसक वाला, वर्दी वाला, कैप लगाए कोई आए और बहुत स्टाफ हैं। बिल्कुल आम लोगों की तरह, आम भारतीय घर की तरह कोई 17, 18, 20 साल का हेल्पर दरवाज़ा खोलता है और आप रतन टाटा के घर में दाखिल हो जाते हैं। रतन टाटा शान और शौकत और तड़क भड़क से बहुत दूर रहते थे। वो फिल्मी पार्टियों में या उस तरह की देर रात पार्टियों में कभी भी शिरकत नहीं करते थे। वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते थे और किसी तरह की तड़क भड़क से वो दूर रहते थे। जब उनका निधन हुआ तो सब टाटा की जितनी छोटी गाड़ियां हैं और दूसरी कंपनियों की भी, हमेशा वो छोटी गाड़ियों से चलते थे, छोटी गाड़ियों को पसंद करते थे। अब सवाल आता है कि एक लेखक लिखते हैं कि 1992 में इंडियन एयरलाइंस के स्टाफ से एक सर्वे कराया गया कि दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली आने वाले हवाई यात्रियों में सबसे सज्जन, सबसे नेक, सबसे शरीफ इंसान कौन लगा। इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के उस सर्वे में सबसे ज़्यादा वोट रतन टाटा को मिले और उनके नज़दीक भी कोई इर्द गिर्द भी नहीं था। कारण पूछा गया
कारण यह था कि रतन टाटा कभी भी किसी भी तामझाम से नहीं चलते थे, कोई सेक्रेटरी, कोई सिक्योरिटी नहीं था। वो अकेले आते थे, जहाज में बैठ जाते थे और बिना किसी भौकाल के, जिसको कहते हैं, और बिना किसी अड़ियलपन के वो चुपचाप अपना काम करना शुरू कर देते थे, फाइलें पढ़ना शुरू कर देते थे। और इसके अलावा पूरी यात्रा के दौरान कम शुगर की वो एक ब्लैक कॉफ़ी पीते थे। इसके अलावा उन्होंने कभी कोई डिमांड नहीं की। और उस एयरलाइंस के कर्मचारियों ने कहा कि अगर ऊंच नीच भी हो जाए, अगर देर हो जाए, कॉफ़ी ठंडी हो जाए या चीनी कम हो या ज़्यादा पड़ जाए, तब भी रतन टाटा ने पूरी यात्रा के दौरान कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की और हमेशा मुस्कुराते हुए ही इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों से वो मिले। एक किस्सा तो यह है कि आदमी जब अपनी सफलता के शीर्ष पर हो तो उसे कितना सहज, सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इतना सहज सरल रहने वाला व्यक्ति अपने अपमान का बदला कैसे लेता है और किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति को शांत रहकर अपना काम करके और अपने स्वाभिमान को जिंदा रखते हुए अपने आप के, अपनी नजरों में कैसा उठना चाहिए, एक किस्सा ये बताता हूं। रतन टाटा 1999 में जैसे पूरे देश के हालात थे, रतन टाटा के हालात भी ठीक नहीं थे। 1999 तक जाते जाते उनकी जो ये 4 पहिया गाड़ियों की जो खेप थी, वो जो यूनिट थी वो बेचना चाहते थे। उसमें आर्थिक, मैं खस्ता हाली तो नहीं कहूँगा, लेकिन आर्थिक संकटें और दिक्कत आ रहे थे। वो ब्रिटिश कंपनी जो कि रेंज रोवर और जैगुआर बनाती है, उसके मालिक से मिलने के लिए गए। शायद नाम है बिल फोर्ड। बिल फोर्ड के साथ अपने वो एक रतन टाटा अपने एक सहयोगी के साथ, जीएम लेवल के शायद सहयोगी थे, वो उनके साथ गए। वहां पर वहां की जो जैगुआर के मालिक ने, रतन टाटा ने जब अपनी बात कही तो उसने रतन टाटा का मखौल उड़ाते हुए कहा कि यार ऐसा क्या है कि टाटा नमक भी बनाता है, टाटा बस भी बनाता है, टाटा एयरलाइंस में भी टाटा, ज्वेलरी में भी टाटा, हर चीज़ क्यों बनाते हो यार? जिस चीज़ की आपको एक्सपर्टीज़ नहीं है, हर चीज़ में क्यों हाथ डालते रहते हो? अगर आपको 4 व्हीलर्स की जानकारी नहीं थी तो आपको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए था। रतन टाटा अपमान का घूंट पी गए और उन्होंने कहा कि अगर मैंने ये टेक ओवर किया तो आप पर बहुत बड़ा एहसान करूंगा मिस्टर रतन टाटा। उनके सहयोगी बताते हैं कि रतन टाटा का दिल बैठ गया। जब वो ऑफिस से निकले और गाड़ी में बैठे तो उनकी आंखों में आंसू था। फोर्ड ने जिन शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया था उसको रतन टाटा अपमान के तौर पर लिया, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। सन 2008 का मसला, 2008 का दिन आता है। रतन टाटा एक तरफ नैनो लॉन्च करते हैं, दूसरी तरफ उसी जैगुआर का और उसी रेंज रोवर का, उसकी हालत खस्ता होती है ब्रिटिश कंपनी की। फिर रतन टाटा उसी जैगुआर को, जो अपने टाटा 4 व्हीलर्स की यूनिट एक्वायर कराने के लिए वहां मिन्नतें कर रहे थे, फिर उसी मालिक ने टेबल पर कुर्सियां बदल गई। जिधर रतन टाटा थे उधर बिल फोर्ड आ गए, जिधर बिल फोर्ड थे उधर रतन टाटा आ गए। और मुंबई आने के बाद बिल फोर्ड ने कहा कि रतन टाटा ने जैगुआर और रेंज रोवर, जैगुआर को एक्वायर करके मेरे ऊपर एहसान किया है। तो 10 साल लगे, लेकिन रतन टाटा ने जो शब्द, जो अपमान किया था, बिना उत्तेजित हुए, बिना तुरंत रिएक्शन दिए, बिना ये कहे कि मैं इसका बदला लेकर रहूंगा, उन्होंने पूरा 9 साल इसी में बिता दिया और इसके बाद उन्होंने जैगुआर को एक्वायर कर लिया। आज जैगुआर इंडियन कंपनी है। तो आदमी को अपने स्वाभिमान के लिए, अपने अपमान के लिए, ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको रिएक्शन देना चाहिए या बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होना चाहिए। आपको अपना आकलन भी करना चाहिए और फिर अपने आप में सुधार लाकर ऐसी स्थिति में पहुंचना चाहिए जब सामने वाला जो आपकी खिल्लियां उड़ा रहा हो वो आपके सम्मान में सर झुकाने लगे। ये रतन टाटा से सीखना चाहिए। दूसरा किस्सा, आदमी की संवेदनशीलता। कहते हैं ना कि मनुष्य और जानवर में क्या फर्क है? सबसे बड़ा फर्क यह है कि जानवर हंस नहीं सकता, मनुष्य हंस सकता है। दूसरी बात है कि मनुष्य के भीतर ईश्वर ने संवेदनाएं दी हैं। आप
संवेदनाओं से संचालित होते हैं, जानवर संवेदनाओं से संचालित नहीं होता। इसीलिए वो मनुष्य मनुष्य नहीं है जिसके अंदर मानवीय संवेदनाएं नहीं है। दूसरे के दुख से अगर आप दुखी नहीं हैं, तब इसका मतलब है कि आप पशुवत हैं। दूसरे के सुख में अगर आप सुखी नहीं हैं, तो इसका मतलब आपका व्यवहार पशुवत है। रतन टाटा इतना बड़ा आदमी मुंबई में तेज बरसात में गाड़ी में जा रहे थे। एक टू व्हीलर पर उन्हें पति पत्नी और उनके 2 बच्चे भीगते हुए दिखाई पड़े। रतन टाटा कहते हैं कि वो दृश्य उनकी जहन में, उनके दिल में एक नश्तर की तरह चुभा। वो गाड़ी में बैठे बैठे उस पति पत्नी और उन 2 बच्चों को देखते ही उन्होंने ये तय किया कि अब मैं ऐसी गाड़ी बनाऊंगा जो टू व्हीलर वाले आराम से खरीद सकें। और उसके बाद ही ये लखटकिया कार नैनो का प्रोजेक्ट उनके दिमाग में आया और उन्होंने शुरू किया। हालांकि इसके लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। सिंगूर में, पश्चिम बंगाल में, आपको मालूम है, प्लांट बन के करीब करीब तैयार होने वाला था और इसके बाद ममता बनर्जी के आंदोलन की वजह से उन्हें वो अपना सिंगूर से वो प्लांट ले आना पड़ा। और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने सानंद में उनको ऑफर किया, 4.5 किलोमीटर की जगह उन्हें दी, बहुत कंसेशनल रेट पर लोन भी दिया। और उसके बाद रतन टाटा ने नैनो वहाँ पर बनाई, 2008 में उसको लॉन्च किया। हालांकि जैसा वो चाहते थे वैसा उसको सक्सेस नहीं मिली, लेकिन जो वो चाहते थे उन्होंने करके दिखाया। तो उनकी मानवीय संवेदनाओं के बारे में एक किस्सा और आपको सुनाता हूं। 2018 में ब्रिटिश राजघराने ने यह तय किया कि रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। सुहेल सेठ उनके अच्छे दोस्त हैं, वो कहते हैं 6 फरवरी का दिन था जब उनको अवार्ड दिया जाना था। 3 फरवरी के दिन सुबह सुबह जब वो लंदन उतरते हैं तो उनको रतन टाटा के मोबाइल से बहुत सारे मिस्ड कॉल आते हैं। तो उन्होंने फ़ोन करके कहा कि यार सुहेल, मैं आ नहीं पाऊँगा। तो सुहेल खान ने कहा क्यों? उन्होंने कहा टैंगो और टीटो बहुत बीमार हैं और ऐसी स्थिति में छोड़ के मैं उन्हें नहीं आ सकता। टैंगो और टीटो जर्मन शेफर्ड कुत्ते थे जो रतन टाटा के घर में थे और वो उन्हीं के साथ खेलते थे। उनको उनसे इतना लगाव था। एक बार उनके कंपनी के एक बहुत बड़े अधिकारी से इंटरव्यू में पूछा गया कि रतन टाटा का सबसे खास कंपनी में कौन है, सबसे प्रिय कौन है? उन्होंने कहा टैंगो और टीटो, यही उनके सबसे खास लोग हैं और सबसे ज़्यादा लगाव उनको इन्हीं लोगों के। प्रिंस चार्ल्स को जब सुहेल सेठ ने यह बात बताई कि रतन टाटा के कुत्ते बीमार हैं और वो अवार्ड लेने नहीं आ सकते, उन्होंने कहा कि देखो, आदमी को इतना संवेदनशील होना चाहिए। और उन्होंने रतन टाटा की तारीफ की कि जिस तरह का लगाव उन्हें था। बॉम्बे हाउस जो मुंबई में उनका दफ्तर है, जब भी रतन टाटा वहाँ उतरते थे तो उनका कुत्तों के प्रति जो प्रेम था, वहाँ के स्ट्रीट डॉग्स जो सड़क पर घूमने वाले कुत्ते थे वो उनके आसपास आ जाते थे। बॉम्बे हाउस में टाटा का जो मुख्यालय है जहाँ पर वो बैठते थे, वहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स के खाने और पीने का भी इंतज़ाम एक तरफ किया गया है। कभी आप जाइएगा तो देखिएगा। तो ये रतन टाटा की ये खासियत थी। एक किस्सा और आपको सुनाता हूँ। टाटा सूमो गाड़ी तो आपने देखी होगी और बहुत समय तक 94 में वो लॉन्च हुई थी, टाटा सूमो। तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि सूमो पहलवान, चूंकि गाड़ी बड़ी थी तो सूमो पहलवान के नाम पर रखा गया होगा। लेकिन ये भी रतन टाटा की दरिया दिली और बड़ा दिल। देखिए, आदमी महान तो वही होता है जिसका दिल बहुत बड़ा हो, जिसमें सहजता और सरलता हो, जिसमें दूसरों को देने के लिए कुछ हो, त्याग हो। रतन टाटा इस सब की प्रतिमूर्ति थे। मैं इसलिए नहीं कि वो उनका निधन हो गया ये बातें आपको बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसी शख्सियत भारतीय उद्योग जगत में आज तक कोई ना हुआ, न कोई रतन टाटा हुआ, न कोई हो पाएगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन बहुत कुछ हो सकते हैं, आप देख ही रहे हैं, बिजनेसमैन के घरों की शादियाँ देख ही रहे हैं, उनका लिविंग स्टाइल आप देख ही रहे हैं, उनके बंगले आप देख ही रहे हैं, रतन टाटा को भी आप देख ही रहे हैं। तो रतन टाटा को अगर कभी आपने किसी शान शौकत वाली जगह पे देखा हो, कोई एक तस्वीर देखी हो तो बताइए। तो सुमंत मुलगांवकर टाटा कंपनी में एक बड़े अधिकारी थे। सुमंत मुलगांवकर के बारे में रतन टाटा को शिकायत मिली। शिकायत यह मिली कि लंच टाइम में ये हमेशा गायब हो जाते हैं। एक बार एक 5 सितारा होटल में टाटा डीलर्स की भी बैठक होनी थी, लंच होना था। उस दिन भी सुमंत मुलगांवकर उस लंच को छोड़कर निकल गए। इसके बाद ये उनके ऊपर आरोप लगा
कि वो कहीं जाते हैं। और देखिए, बड़ी कंपनियों में एक सबसे बड़ा आरोप अधिकारियों पे लगता है कि कंपनी की जानकारी को दूसरी जो कॉम्पिटिटिव फर्म है या कंपनी है, बड़े अधिकारी उसको अधिकारी को लीक कर देते हैं। मैं एक जानता हूँ, मेरे एक जानने वाले बहुत बड़े अधिकारी हैं, वो एक कंपनी में थे, तो राइवल कंपनी में उसी कंपनी के मालिक ने उनसे कहा कि अब आप उस कंपनी में नौकरी करने अगर मिल रही हो तो चले जाओ, वहाँ की जानकारियाँ मुझे लीक करना, मैं यहाँ की पेमेंट तुम्हें देता रहूँगा। तो इस तरह का उद्योग जगत में होता रहता है। तो सुमंत मूलगांवकर पर भी कुछ लोगों को डाउट हुआ, ये बात रतन टाटा को पता चली तो ये हुआ, उन्हें कतई इस बात का वो मानने को तैयार नहीं थे। पता लगाया गया कि सुमंत मूलगांवकर जाते हैं तो जाते कहाँ हैं, इतने बड़े बड़े लंच को छोड़ के, 5 स्टार लंच को छोड़ के, ऑफिस के लंच को छोड़ के, ऑफिशियल लंच को छोड़ के। तो पता ये चला कि सुमंत मूलगांवकर उस समय बंबई से दूर जाकर ढाबे पर ट्रक ड्राइवरों के साथ खाते थे, और जो टाटा की नई चेचिस आई रहती थी ट्रक और बस की, उसमें क्या कमियां हैं, ड्राइवर क्या क्या कमियां महसूस कर रहे हैं, वो पता करते थे, नोट करते थे, और आने वाली मीटिंग्स में वो उसको बताते रहते थे। तो हुआ ये कि उनका निधन जब हो गया, टाटा नई गाड़ी ले आ रहे थे, तो सुमंत मूलगांवकर में से ही SU और MO निकालकर उन्होंने अपने उस अधिकारी को वो नाम समर्पित कर दिया, टाटा सुमो। ठीक इसी तरह जब आतंकवादी हमला हुआ था ताज होटल पर, ताज पैलेस पर, तो रतन टाटा को बहुत आघात पहुंचा था। जब वो अंदर गए तो उनका GM जो था, उसके 2 बच्चे थे, 14 और 15 साल की, और उनकी पत्नी, सब गोलीबारी में मारे गए थे। GM के लिए उनके पास शब्द नहीं थे। जैसे ही वो उनके पास पहुंचे, उस जनरल मैनेजर ने रतन टाटा से कहा कि सर, हम इस होटल को वैसा ही बहुत जल्दी फिर से तैयार कर देंगे। यानी कि उसने अपने परिवारजनों के मारे जाने का जो दुख है वो रतन टाटा के सामने नहीं जाहिर होने दिया, क्योंकि उसे पता था कि रतन टाटा को भी कितना दुख है। रतन टाटा ने ताज पैलेस होटल में मारे गए 31 लोगों के लिए एक अलग से वहाँ स्मारक बनवाया हुआ है, और कभी आप जाइए ताज पैलेस होटल तो देखिएगा। दूसरी बात, वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए उन्होंने एक फंड की व्यवस्था की, ताकि ताजिंदगी जो लोग मारे गए हैं उनके बीवी बच्चों को किसी तरह का उनको कमी न महसूस हो। ताज पैलेस में जब अंदर से रतन टाटा ने देखा तो उन्होंने ये कहा कि दुनिया, आप जानते ही ताज पैलेस होटल की स्टोरी आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे किसी और दिन बताऊंगा। तो दुनिया के किसी कोने में ताज पैलेस होटल के अंदर के चित्र नहीं जाने चाहिए, और अंदर के चित्र नहीं गए। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जब एक फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा को लेकर के चले गए और साइट का उन्होंने निरीक्षण किया, इसके बाद रतन टाटा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपना जो ऐतराज है वो दर्ज भी कराया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि विलासराव देशमुख को रतन टाटा के उसी गुस्से की वजह से मुंबई के मुख्यमंत्री पद को छोड़ना भी पड़ा था। रतन टाटा के एम्प्लॉयज़ ने इतना ज़्यादा कमिटमेंट उनके लिए था कि मुश्किल से 1 महीने के भीतर वो सारे रेस्टोरेंट और ताज पैलेस को फिर पहले की तरह कर दिया। रतन टाटा अब हमसे दूर चले गए, लेकिन हमारी यादों में और देश के कोहिनूर और रतन के तौर पर वो हमेशा हमेशा के लिए बने रहेंगे, अमर रहेंगे। इसी श्रद्धांजलि के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।